हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के मैथ्स सेक्शन के लिए हमारा ये चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 और वीडियोस अपलोड किए हैं मैथ्स पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। आज के भी हम इस वीडियो में मैथ्स के कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज के वीडियोज़ में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपको कांस्टेबल एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा उनका लेवल आपको टफ लग सकता है, पर आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में, बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है और सी की मदद से वो काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यदि अगर सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो आपको बताना है कि सी को कितनी राशि मिलेगी। तो सी को कितनी राशि मिलेगी वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को, एक लाइन बाय लाइन हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ए उस काम को अकेले 5 दिन में कर सकता है। तो ए उस काम को कर सकता है 5 दिन में। बी जो है उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, तो बी उस काम को कर सकता है 15 दिन में। अब देखिए, सी की मदद से वो उस काम को 3 दिन में कर रहे हैं, मतलब कि जो 3 दिन में काम हो रहा है उस 3 दिन में ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है, तब वो काम जाके हो रहा है 3 दिन में। अब देखिए, जो ये जो पैसा होता है ना, ये पैसा हमेशा डिवाइड होता है आपका एफिशिएंसी के हिसाब से। मतलब कि ए और बी और सी की एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में आपका टोटल पैसा डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है, ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास 3 वैल्यू हैं 5, 15 और 3, इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो आएगा आपका 15। ठीक है, 15 आपका एलसीएम, मतलब 15 है आपका टोटल वर्क। अब देखिए, ए उस काम को कर सकता है 5 दिन में, टोटल वर्क है 15, तो जो ए की एफिशिएंसी आएगी वो आएगी आपकी 15 डिवाइड बाई 5 यानी कि 3। ठीक है, एफिशिएंसी आप निकालेंगे टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज में वो कितना काम कर सकता है। ठीक है, अब बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और टोटल वर्क है आपका 15, तो बी की एफिशिएंसी जो है वो बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 1। अब देखिए, ए बी और सी मिलके 3 दिन में काम कर सकते हैं, टोटल काम है आपका 15, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो टोटल एफिशिएंसी है वो आएगी 15 डिवाइड बाई 3 यानी कि 5। अब आपके पास एफिशिएंसी है ए की, आपके पास एफिशिएंसी है बी की और आपके पास तीनों की टोटल एफिशिएंसी है। तो यहाँ से आपको निकालनी है सी की एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है 5। वैल्यू हम रख देंगे 3 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो सी की यहाँ से जो वैल्यू है एफिशिएंसी की वो आ गई आपकी 1। ठीक है, तो वो आपके पास ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है और आपके पास अब सी की भी एफिशिएंसी है। तो ये जो पैसा मैंने बताया, पैसा आपका हमेशा डिवाइड होगा एफिशिएंसी के रेशियो में। तो ए रेशियो बी रेशियो सी है आपका 3:1:1। इसी रेशियो में जो है वो पैसा आपका डिवाइड होगा। तो अब हम निकाल लेते हैं, सी की वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू होगी आपकी 250 है टोटल वैल्यू, सी का रेशियो है आपका 1 और जो इन रेशियो का टोटल होगा वो होगा 3 + 1 + 1 यानी कि 5। अब हम इसको काट देंगे, 55 25 यहाँ होता है आपका, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 50, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सी को मिलेंगे 50 रुपये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पैसा आप हमेशा देखिए डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। आपको तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक घड़ी
10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे जो है घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। तो घड़ी पर अंकित मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस है हमारा x, या हम मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस है हमारा 100, ठीक है। अब 10% की अगर छूट देगा मार्क्ड प्राइस पर तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 90। अब देखिए, और अगर 20% की छूट देगा मार्क्ड प्राइस पर तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 80, ठीक है। 20% की छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका हो जाएगा 80। अब आपको दिया हुआ है कि इन दोनों को अगर जब वो 10% छूट पर खरीद रहा है और जब वो 20% छूट पर खरीद रहा है तो उन दोनों वैल्यू का अंतर जो है उसमें 125 रुपये का अंतर आ रहा है। मतलब कि अगर 80 और 90 के बीच का डिफरेंस अगर आप देखें तो वो है आपका 10। तो अगर 10 बराबर है 125 के तो 100 बराबर कितना होगा, तो 100 बराबर आपका होगा 1250, और यही 100 आपके बराबर है मार्क्ड प्राइस के। तो आपका अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस जो है वो हो जाएगा आपका 1250। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। आपको दिया हुआ है 10% की छूट और 20% की छूट का डिफरेंस, मतलब कि 10% की छूट आपको दी हुई है और 10% की वैल्यू है आपकी 125, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1250। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, ठीक है। यदि वह उसे 950 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, एक दिया हुआ है 1040, आपका एक सेलिंग प्राइस है 1040। आपको यहाँ से 1040 में जब बेचा जाता है या 1040 में जब आपका बेचा जाता है तो आपको होता है कितना का प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट होता है आपको उसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कॉस्ट प्राइस। तो हम मान लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस है एक्स, एक्स पे 4% का प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम हमेशा 100 प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 100 + 4 डिवाइड बाय 100, और ये होगा आपके सेलिंग प्राइस के इक्वल, यानी कि 1040 के इक्वल। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल टू आएगा 104, x इंटू 104/100, ये बराबर होगा आपके 1040 के। तो अब डायरेक्ट सीधा यहाँ से कट रहा है, एकम यानी कि 10 बार में जाएगा ये। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 10 इंटू 100, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1000, ठीक है। तो 1000 जो है उसका कॉस्ट प्राइस था, और 1000 कॉस्ट प्राइस पे जब अगर आपने 4% के प्रॉफिट पे बेचा था तो उसको बेचा था आपने 1040 यानी कि 1040 में। अब वो बोल रहा है सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में कि अगर वो उसे 950 रुपये में बेचे तो उसे हानि कितने % की होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस जो आया वो आया कितना 1000, और जो दूसरा सेलिंग प्राइस है वो आपका आया कितना 950। तो आपको निकालना है हानि, लॉस का परसेंट हमें निकालना है। लॉस का परसेंट हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसमें हम आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, और डिवाइड में आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हानि है, ठीक है, और इंटू 100। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है आपकी 950, यहाँ पर आप माइनस करेंगे 1000 और डिवाइड करेंगे 1000 से, यहाँ पर है आपका माइनस और यहाँ पर है आपका इंटू 100%। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये जो वैल्यू है आपकी वो बचेगी 50 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, यानी कि
यहाँ से 2 ज़ीरो कट जाएंगे और 1 ज़ीरो से यहाँ पे 1 ज़ीरो कटेगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 5%। तो अगर वो उस घड़ी को या उस टेप रिकॉर्डर को जो है 950 रुपये में अगर बेचता है तो अब उसे 5% की हानि होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको पहले उस टेप रिकॉर्डर का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, जो कि आपने निकाला है 1000, और अब इस 1000 को लेकर आपको सेकेंड सेलिंग प्राइस से लॉस परसेंट की वैल्यू निकालनी होगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए वर्ग आपका होता है, चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ए स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं पहले जो हमारी भुजाओं की लंबाई थी वो थी 10 और 10, ठीक है। पहले हमारी भुजा की लंबाई थी जो वो थी 10, तो 10 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारा जो एरिया आता है वो आता है 100, ठीक है। अब उसने बोला अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई को 10% बढ़ाएं, हमने माना था 10, ठीक है, हमने माना कितना था 10 को अगर 10% और बढ़ाएं, यानी कि 10 इंटू 10% बढ़ाना है, यानी कि 110/100। यहाँ से हम काटेंगे, एक ज़ीरो यहाँ से जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ से, तो अब वो वैल्यू कितनी हो जाएगी बढ़कर 11, यानी कि 10 को अगर 10% बढ़ा दें तो वो हो जाता है 11। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गई कितनी 11, तो ए की वैल्यू अब जो नई वैल्यू हो गई ए डैश की वो हो गई 11। अब अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो ए डैश स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि 11 का स्क्वायर निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो आपका डिफरेंस कितना आया, देखिए पहले था आपका 100, फिर आया आपका 121, तो डिफरेंस आया आपका 21 का, यानी कि अब जो है एरिया 21% बढ़ गया, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 21%। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो है 525 रुपये। उसी राशि पर दुगने समय के लिए वार्षिक ब्याज की प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के ही फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। पर फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए है आपका 100 रुपये है आपका, ठीक है, और आपको इस 100 रुपये पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो आप क्या देखते हैं 100 से 100 कट जाएगा, आपको मिलेगा 15। पर अगर हम डायरेक्ट कहें कि आप 100 का 15% निकालिए, तो आप क्या करेंगे 100 इंटू 15 डिवाइड बाय 100। तो 100 से 100 फिर से कट जाएगा और आपको मिलेगा कितना 15। तो दोनों ही केसेस में देखिए आपको जो आंसर है वो सेम मिला। इसका मतलब क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और या फिर चक्रवृद्धि ब्याज भी है वो अपने ही आप में एक परसेंटेज कैलकुलेशन है। मतलब कि आप साधारण ब्याज बोलें या आप उसको परसेंटेज कैलकुलेशन बोलें, दोनों ही में आप एक ही चीज करते हैं। पर देखिए साधारण ब्याज के केस में तो आपको सिंपल पता चल जाता है कि आपको कितने % निकालना है, क्योंकि आप सीधे रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 या 15, तो यहां से आपको पता चल गया कि आपको 15% निकालना है। पर चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ऐसा नहीं होता, वहां पर आपको जो इफेक्टिव रेट है उसका फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है और वहां से आपको पता चलता है कि आपको एग्जैक्ट कितना % निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अगर 2 वर्ष के लिए केस की बात करें तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर रेट सेम है आपका तो आप क्या करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2r प्लस r स्क्वायर बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो आप अप्लाई करते हैं
चक्रवृद्धि ब्याज के केस में 2 वर्ष के लिए। देखिए फॉर्मूला आता कहाँ से है इसका हम बता दें। देखिए मान लीजिए आपको जो इफेक्टिव रेट निकालना होता है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। ये तब का केस है जब आपका पहले वर्ष का रेट अलग है और दूसरे वर्ष का रेट अलग है। पर जब आपका रेट दोनों ही वर्षों का सेम होगा तो आपको y की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप y की जगह x ही पुट कर देंगे। तो आपका यहाँ पर आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 यानी कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, और यही है आपका ये इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज आपको 2 वर्ष का दिया है और रेट दोनों ही वर्षों में सेम है तो जो आपको इफेक्टिव परसेंट निकालना है वो आपका निकलेगा इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले को जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। देखिए आपको दिया हुआ है किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 525। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं जो हमारी राशि है वो है x। तो राशि हमने माना है हमारी x, रेट आपको दिया है 10% और आपको जो दिया हुआ है टाइम है 2 वर्ष। अब भी हमने देखा कि हम इफेक्टिव परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जब आपको टाइम दिया हो 2 वर्ष। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2r प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 100। r की अगर हम वैल्यू रखें तो वो हो जाएगा आपका 2r 2 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 100 यानी कि 20 प्लस 100 डिवाइड बाय 100 यानी कि 20 प्लस 1 यानी कि आपका आ जाएगा 21। तो देखिए ये जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका दिया हुआ है 525, वो क्या है, इस राशि x का जो है 21% है। यहां से आपको ये पता चल गया। ठीक है, यही जो है कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका जो कि दिया हुआ है 525 रुपए, वो आपका राशि x का 21% है। यहां से हमें ये पता चल गया। तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो राशि कितनी है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। x इक्वल टू आपका हो जाएगा 525 डिवाइड बाय 21 और इंटू 100। ठीक है, तो यहां पर हम काट देते हैं, 7 से काटते हैं, 7 या 21, 7 7 या 49 और 7 पन्ना 35। फिर से 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 2500। ये आ गई वो राशि जिसके लिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10% की दर से था आपका 525। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन का पहला सेक्शन। अब देखते हैं हम हमारा दूसरा सेक्शन। देखिए राशि जो थी हमारी सॉल्व करने के बाद आ गई 2500। ठीक है, 2500 जो हमारी राशि आ गई। अब आपका पूछा है उसी राशि पर दुगने समय के लिए। देखिए समय था पहले आपका 2 वर्ष, तो अब जो टाइम हो गया आपका वो हो गया 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष हो गया। और दिया हुआ है वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर। आधी मतलब कि पहले थी आपकी 10%, अब आप उसको आधी करेंगे तो जो रेट हो जाएगा अब वो इस केस में हो जाएगा 5%। ठीक है, पर साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए साधारण ब्याज अब भी मैंने बताया कि होता है परसेंटेज कैलकुलेशन, और कितने परसेंट निकालना है वो आपको पता चलता है टाइम और रेट के मल्टीप्लिकेशन से, है ना। टाइम और रेट के मल्टीप्लिकेशन से आपको पता चलेगा कि कितना परसेंट आपको निकालना है। तो यहाँ है 4 वर्ष और यहाँ है 5%, यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि 20% आपको निकालना है 2500 का, तो आपको मिल जाएगा साधारण ब्याज। तो हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2500 का 20% आपको निकालना है, डिवाइड बाय 100 करेंगे। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे
तो आपको मिल गया 25 × 20 यानी कि 500। सीधा आपका 500 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको इस अप्रोच से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। 1600 का आपको निकालना है 6 सही 1/4% और उसमें आपको जोड़ना है 800 का 12 सही 1/2%। तो जब भी ये परसेंट आपके इस तरह लिखे होते हैं जैसे 6 सही 1/4, तो हम इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा, इसको कन्वर्ट जब हम करेंगे तो आप ये करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे, यानी कि 6 चौको 24 और 1 25/4। और अगर 12 सही 1/2 की बात करें, 12 सही 1/2, तो यहाँ पर भी आएगा 12 दूनी 24 और 1 25/2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो 1600 का 6 सही 1/4 यानी कि 25/4%। तो 25/4 और परसेंट के लिए हम इंटू करते हैं 100 का, ठीक है। अब प्लस आपको इसमें करना है 800 का 12 सही 1/2 यानी कि 25/2%। तो 800 गुणित 25/2 और डिवाइड बाय 100, ये आपको करना है कैलकुलेट। तो सबसे पहले 2 0 से आप 2 0 यहाँ पर काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16। तो यहाँ पर पहले उसमें बच गया 4 और 25 यानी कि 25 चौके आपका हो गया 100। प्लस आप करेंगे यहाँ पर फिर से 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बचेगा, फिर आपको बच गया 25 और 4, तो फिर से आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया 100 और यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 200। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 200। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले और वीडियोस में हम आपके लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई सजेशंस है आपके तो कमेंट करके हमें बताएं और जुड़े रहें स्कॉलर एलीट से। थैंक यू।